गुड मॉर्निंग एवरीवन। श्रीमती मोहरदेवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम बात कर रहे हैं मांग की लोच की विधियों की, जो मांग की लोच की माप की विधियां हैं। इस वीडियो से पहले हमने फ्लक्स की प्रतिशत विधि और बिंदु लोच विधि के बारे में हमने अध्ययन किया था। आज हम उसी क्रम में आगे चलते हुए मार्शल की कुल व्यय विधि के बारे में बात करेंगे। तो प्रोफेसर मार्शल के अनुसार मांग की लोच 3 प्रकार की हो सकती है। E greater than 1, सेकंड E equal 1, थर्ड है E less than 1। मांग की लोच इकाई से अधिक लोचदार, यह है इकाई से अधिक लोचदार और इकाई के बराबर लोचदार और इकाई से कम लोचदार। तो प्रोफेसर मार्शल है जो 3 प्रकार से मांग की लोच को बताते हैं और उनके जो बताने का जो तरीका है, उन्होंने कुल व्यय को लिया है। कुल व्यय को आधार मानते हुए उन्होंने क्या विचार दिया अपने। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नंबर 1, इकाई से अधिक लोचदार की। इकाई से अधिक लोचदार मांग के अंतर्गत जब किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है तो कुल व्यय में कमी होती है, यानी कि वस्तु की कीमत और कुल व्यय में यदि विपरीत संबंध आता है, एक घटे दूसरा बढ़े, ऐसी कंडीशन हो तो वह स्थिति है जो इकाई से अधिक लोचदार मांग की होगी। तो जो प्रोफेसर मार्शल है वो फर्स्ट कंडीशन यही है कि किसी वस्तु की कीमत में कमी से कुल व्यय बढ़ता है और वस्तु की कीमत में वृद्धि से कुल व्यय घटता है। तो ये कंडीशन है जो इकाई से अधिक लोचदार मांग की होती है। तो नंबर 1 है ये। इसके बारे में बाद हम बात करें सेकंड की। तो सेकंड में जो इसका अर्थ बताते हैं प्रोफेसर मार्शल, ये कहते हैं कि जब किसी वस्तु की कीमत में कमी या वृद्धि का कुल व्यय पर किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़े, ठीक है, कुल व्यय कांस्टेंट रहता है, स्थिर रहता है, वो कंडीशन है जो क्या होती है, इकाई के बराबर लोचदार मांग की होती है। तो उनके अनुसार इकाई के बराबर मांग की लोच कब होगी, जब कीमत में परिवर्तन का यानी कमी या वृद्धि का कुल व्यय पे किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़े, कुल व्यय क्या रहे, इसमें स्थिर रहता है। तो ये स्थिति क्या होगी, इकाई के बराबर लोचदार मांग की होगी। उसके बाद में थर्ड नंबर पर चलते हैं, इकाई से कम लोचदार। इसमें प्रोफेसर मार्शल कहते हैं कि जब किसी वस्तु की कीमत में कमी हो तो उसके कुल व्यय में भी कमी हो जाती है, और यदि वस्तु की कीमत में वृद्धि हो तो उसके कुल व्यय में भी वृद्धि हो जाती है। तो ये कंडीशन यदि ऐसी सामने आती है, यानी इसका सीधा संबंध आता है, इसमें कुल व्यय और वस्तु की कीमत में कैसा संबंध होता है, सीधा, यानी पॉजिटिव रिलेशन होता है। तो पॉजिटिव रिलेशन की कंडीशन में क्या होती है, मांग की लोच इकाई से कम लोचदार होती है। तो इस तरीके से कीमत और कुल व्यय के बीच में जब तुलना करेंगे, 2 टॉपिक हमारे इसमें आते हैं, कीमत और कुल व्यय। यहाँ मांग की बात नहीं करेंगे, मांग का तो कीमत के साथ विपरीत संबंध ही होता है, ठीक है। कीमत में कमी होगी तो मांग में, यदि कमी होगी तो मांग में वृद्धि होगी, और कीमत में यदि वृद्धि होगी तो मांग में कमी होगी। तो कीमत और मांग के मध्य तो हमेशा ही विपरीत संबंध आता है। लेकिन हम बात करें कुल व्यय की, ठीक है। तो कुल व्यय में यदि कीमत और कुल व्यय में यदि विपरीत संबंध हो, एक घटे दूसरा बढ़े, तो कंडीशन आएगी ये E greater than 1। कीमत में परिवर्तन का कुल व्यय पे कोई प्रभाव नहीं पड़े तो E equal 1, यानी मांग की लोच इकाई के बराबर हो जाएगी। और कीमत में और कुल व्यय में यदि पॉजिटिव रिलेशन आ जाए, कमी के साथ यदि ये कम हो तो ये भी कम हो जाए, ये बढ़े तो ये भी बढ़े, तो ऐसी कंडीशन में मांग की लोच इकाई से कम लोचदार होगी। तो ये 3 कंडीशंस है जो प्रोफेसर मार्शल ने बताई है। इसको हम एक तालिका के द्वारा दर्शाते हैं और तालिका के द्वारा आप सारी चीज़ें समझ पाओगे कि किस तरीके से ये 3 कंडीशन है जो अप्लाई होती है। तो सबसे पहले हमारी जो तालिका का जो टॉपिक है, हम यहाँ लिखेंगे कीमत। कीमत में मैं लिखता हूँ 1 2 3 4। इसके बाद में 3 अवस्था है, प्रथम,
अवस्था ये करेंगे ई ग्रेटर देन 1 की, इकाई से अधिक लोचदार की। सेकंड द्वितीय अवस्था ये है ई इक्वल 1 की, इलास्टिसिटी इक्वल 1 हो जाएगी। और तृतीय अवस्था ये होगी ई लेस देन 1, मांग की लोच इकाई से कम होती है इसमें। और यहाँ हम लिखेंगे क्वांटिटी, मांग मात्रा, और यहाँ लिखेंगे टोटल एक्सपेंसेस। तो इसमें हम थोड़ा सा टेबल को कंप्लीट करते हैं सबसे पहले, तो उसके बाद में हम आगे की कार्रवाई करेंगे। तो ये टेबल हमारी इस तरीके से होगी। इसमें सबसे पहले ये लाइन खींचनी है हमें, फिर इनके बीच में दो दो कॉलम और हमें बनाने हैं। तो इसमें आप देख रहे हैं कि तीनों ही अवस्था में एक तो क्वांटिटी का कॉलम बनाया हमने और दूसरा कॉलम बनाया टोटल एक्सपेंसेस का, ठीक है। और यहाँ हमने लिखी कीमत, तो हमने कीमत को बढ़ते क्रम में लिखा है और हम रिलेशन देखेंगे कैसा कैसा किन किन के बीच में आता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ लिखता हूँ ई ग्रेटर देन 1 में हमने बात करी थी कि कुल व्यय यदि कीमत है जो बढ़ेगी तो कुल व्यय क्या होगा, घटेगा, ठीक है। कीमत और कुल व्यय के बीच में कैसा रिलेशन आना चाहिए, नेगेटिव रिलेशन आना चाहिए। तो यहाँ हम क्या कर लेते हैं, 1000 लिखते हैं सबसे पहले, और आंकड़े यदि ये बढ़ रहा है तो ये कैसा होना चाहिए, घटते क्रम में होना चाहिए, ठीक है। और साथ में मांग का नियम भी क्या होना चाहिए, लागू होना चाहिए, क्योंकि कीमत और ये मांग, ठीक है, क्वांटिटी ये मांग में होती है। तो इनके और इनके बीच में तो नेगेटिव रिलेशन आएगा, इसके और इसके बीच में, और यहाँ क्वांटिटी इसके बीच में नेगेटिव और यहाँ वाली क्वांटिटी के बीच में भी नेगेटिव आएगा। लेकिन ये जो टोटल एक्सपेंसेस है इसमें हमने जो ऊपर जो बात भी थोड़ी देर पहले कही थी वो लागू होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम इसको कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ लिखते हैं 1000, क्वांटिटी 1000 को 1 रुपये से गुणा करेंगे तो 1000 एक्सपेंसेस हो जाएगा इसका, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसको घटाना है। तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करें कि यहाँ घटते क्रम में आंकड़े आए, ठीक है। तो हम इसको कर देते हैं 400 से। हम 400 क्वांटिटी लेंगे तो इसका आंकड़ा कैसा आएगा, ये बढ़ेगा तो कुल भी हमें क्या घटता लेना है। तो यहाँ कितने हो जाएगी, 4 दूनी 800 हो जाएंगे, ठीक है। अब हमें यहाँ कैसा आंकड़ा लेना है, यहाँ और भी थोड़ा कम लेना है। यदि हम यहाँ 200 लेते हैं तो 200 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ 600 आ जाएंगे। जैसे जैसे कीमत बढ़ती है मांग घटती है, मांग के आंकड़े भी ऐसे आने चाहिए। साथ में हम कह रहे हैं ये भी घटते आना चाहिए, क्यों, क्योंकि हमने मार्शल की जो कुल व्यय विधि का आधार जिस तरीके से माना है कुल व्यय को, वो भी उसी तरीके से आना चाहिए। तो 3 को हम 2 से गुणा करेंगे, 200 से, तो आ जाएगा 600। अब हम क्या करते हैं, यहाँ 100 कर देते हैं तो ये आ जाएगा 400। ये प्राइस है, ये क्वांटिटी इनकी, तो इससे इस आपस में गुणा करेंगे तो ये संख्या आ जाएगी। तो अब आपको समझ में आया होगा कि यहाँ जैसे जैसे कीमत बढ़ी कुल व्यय घटा। हमने आंकड़े यहाँ ऐसे लेने हैं जिससे कि यहाँ कुल व्यय घटता हुआ आना चाहिए, ठीक है। तो यदि हम सपोज करिए यहाँ आंकड़े ले ले थोड़े चेंज करते हुए, एक बार मैं आपको थोड़ा सा चेंज करके दिखाता हूँ। यहाँ 1000 हमने या मांग के नियम के अनुसार यहाँ लिख दिया, 600, यहाँ 400 और यहाँ 200। तो आप सोच के देखो जरा कैसे आंकड़े आते हैं आगे। हमने यहाँ तो मांग का नियम लागू कर दिया, कीमत बढ़ी मांग घटी, लेकिन आंकड़े हमें कुल व्यय के आधार पर रखने थे। लेकिन अब इसको देखो कैसा होता है, क्या 2 से इसको गुणा करेंगे तो आ जाएंगे 1200, इसको इससे गुणा करेंगे तो 1200 और ये 800। तो यहाँ कुल व्यय में जो देखें आप, पहले वृद्धि हो रही है, फिर समान रह रहा है, फिर घट रहा है। तो ऐसी कंडीशन नहीं लेनी है अपने को। तो हमें आंकड़े कैसे लेने, यहाँ ऐसे आंकड़े रखने जिससे कि कुल व्यय हमारा घटता हुआ आए। तो इस तरीके से हम अपने हिसाब से आंकड़े लिखेंगे जिससे कि कुल व्यय घटता है। तो पहले आप इसको इसी क्रम में लिख सकते हो, जैसे कि इसको 800 लिख दिया, इसको हमने 600 लिख दिया और इसको हमने 400 लिख दिया, ठीक है। और
2 को किससे गुणा करें कि 400 से, 3 को किससे गुणा करें 200 से, और 4 को किससे गुणा करें 100 से, तब ये आंकड़े आ जाते हैं। तो इस तरीके से ये भी घटता है और ये भी घटता है। तो इस तरीके से हमें आंकड़े हैं जो एडजस्ट करने होते हैं इसमें। दूसरा, इसमें हमें कुल व्यय में कोई परिवर्तन नहीं होता है। हम जानते हैं कि सेकंड है जो E=1 का मतलब ये होता है मांग कुल कीमत में परिवर्तन का कुल व्यय पे किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। तो हम ऐसा ही करेंगे, हमें यहाँ एक जैसे आंकड़े लिख देते हैं, 1-1000, कुल व्यय पे कोई प्रभाव नहीं दिखाएंगे। अब हमें बीच वाली मांग है वो घटते क्रम में लेनी है, तो कैसे आंकड़े लेने हैं, हमें घटते हुए आने चाहिए। किससे गुणा करें कि ये, तो इसको तो आप क्या है सीधे ऐसी संख्या से गुणा करोगे, ये तो स्टार्टिंग का तो 1000 से 1 को गुणा करोगे, 2 को किससे गुणा करोगे कि 1000 हो जाए, ये 500, तो इसमें तो सीधा ही आपको ऐसी संख्या लेनी है कि यहाँ 1000 हो जाए। 3 को किससे गुणा करोगे 333.33 से गुणा करोगे तो 1000 आएगा। 4 को आप 250 से गुणा करोगे तो 1000 आ जाएंगे। तो ये आंकड़े हैं, तो आप 1 2 3 4 है, इनका 1000 में भाग लगाओगे तो ये सामने बीच में अपने आप ही आ जाएंगे, ठीक है। तो इनमें ज़्यादा कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब यहाँ आपको एक ऐसे आंकड़े लेने हैं कि यहाँ आपको ऐसे आंकड़े लेने कि ये क्वांटिटी तो घटती आनी चाहिए क्योंकि मांग है, ठीक है। मांग का नियम होता है कि जैसे जैसे कीमत बढ़ती है मांग घटती है, लेकिन कुल व्यय भी हमारा कैसा आना चाहिए, यदि कीमत बढ़ रही है तो कुल व्यय बढ़ता आना चाहिए अभी, ठीक है। तो हमने कीमत बढ़ाई है तो कुल व्यय बढ़ाना हमें, लेकिन मांग के नियम अनुसार मांग घटनी चाहिए इधर। तो ऐसे आंकड़े लेंगे हम कुछ। तो सबसे पहले तो 1000 लेते हैं, तो यहाँ 1000 ही कुल एक्सपेंसेस, 1000 को 1 से गुणा करेंगे तो 1000 खर्चा हो गया इसका, ठीक है। अब कैसा आंकड़ा लेना है कि ये बढ़ता आना चाहिए, तो हम यहाँ यदि अब ले ले 600, तो ये कितने हो, 600 को 2 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएंगे 1200, ठीक है। अब 3 को किससे गुणा करें कि 1200 से बड़ी संख्या आनी चाहिए, हमें बढ़ते आंकड़े लेने, क्योंकि हमारी कीमत बढ़ रही है तो कुल व्यय भी क्या बढ़ना चाहिए, तभी ये थर्ड कंडीशन लागू होती है, ठीक है। तो लेकिन यहाँ घटते आंकड़े, तो हम यहाँ लेते हैं 500, यहाँ करेंगे 500, 500 को 3 से गुणा करेंगे तो ये संख्या आ जाएगी 1500। यहाँ मांग का नियम लागू हो रहा है, यहाँ हमारा कुल व्यय की जो कंडीशन है वो भी लागू हो रही है। 4 है इधर, 4 को किससे गुणा करें, थोड़ा सा बड़ी संख्या आ जाए और यहाँ थोड़ा घटता आंकड़ा आ जाए, तो हम ले लेते हैं 400, ठीक है। 400 को अब 4 से गुणा करोगे तो यहाँ कितने हो जाएंगे 1600। तो आपने देखा कि यहाँ तो मांग के नियम के अनुसार हमने घटते आंकड़े लिखे, क्योंकि कीमत बढ़ेगी तो मांग घटेगी, और यहाँ हमने क्या लिखे हैं, आंकड़े बढ़ते क्रम में, ठीक है। क्यों, क्योंकि मार्शल की कुल व्यय विधि ऐसा ही है, कुछ इसका सिस्टम है, कुछ नियम इसका कि कीमत में जो वृद्धि से कुल व्यय भी बढ़ना चाहिए, तभी ये इकाई से कम लोचदार होती है। तो हमने कुल व्यय में यहाँ वृद्धि करके दिखा दी कीमत में वृद्धि के साथ। तो इस तरीके से आपने देखा कि यहाँ हमें 3 टॉपिक को देखना है, सबसे टोटल एक्सपेंसेस को देखना है, इसको देखना है केवल। मांग का नियम तो हमने लागू होता है, तो क्वांटिटी को हमने ऐसे आंकड़े लिखे कि मांग के का जो नियम है उनके अनुसार लिखे, ठीक। कीमत बढ़ेगी तो ये सब घटते क्रम में है, ठीक है, क्वांटिटी वाले आंकड़े। लेकिन कुल व्यय को देखना हमें, जैसे कीमत बढ़ती है कुल व्यय यहाँ घटता है, ठीक है। तो E>1, इकाई से अधिक लोचदार मांग की स्थिति होती है। कीमत में कमी या वृद्धि हुई तो कुल व्यय पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा, ऐसे आंकड़े लिखे हमने, तो यहाँ E=1 हो गया। यहाँ कीमत में वृद्धि से कुल व्यय भी बढ़ गया, वृद्धि होगी उसमें, तो ऐसी कंडीशंस क्या होती है, इकाई से कम लोचदार मांग की। तो हमने ऐसे आंकड़े यहाँ सेट करने होते हैं, तो ये हमारी टेबल क्या होती है, कंप्लीट होती है। अब आप जानते हो कि जब भी कोई 2 टॉपिक के बीच में नेगेटिव रिलेशन होता है तो डायग्राम कैसा बनता है उसका, वो होता है लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड, बाएं से दाईं ओर गिरता हुआ बनता है। और यदि 2 टॉपिक के बीच में यदि पॉजिटिव रिलेशन होता है तो डायग्राम कैसा बनता है, तो वो होता है लेफ्ट टू राइट अपवर्ड, बाएं से दाईं ओर ऊपर की ओर बढ़ता होता है। तो यहाँ डायग्राम हमारा अपवर्ड होगा बाएं से दाईं ओर, और यहाँ होगा डाउनवर्ड, बाएं से दाईं ओर नीचे गिरता हुआ होगा। ये स्थिति है जो कंसेप्ट स्थिर रहेगी, इसमें किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं करेंगे। तो मैं एक डायग्राम में ये सारी चीजें आपको दिखाता हूं।
इस टेबल्स को आप डिस्क्राइब भी कर सकते हो, इसके बारे में लिख सकते हो। आपको लिखना भी चाहिए कि टेबल्स में क्या दिखाया गया है कि सबसे पहले प्राइस दिखाया गया, उसके बाद भी 3 अवस्थाएं दिखाई गई है। प्रथम अवस्था में क्या होता है कि कीमत बढ़ती है तो कुल व्यय में कमी होती है, दिखाया गया है। और सेकंड अवस्था में क्या होता है, कीमत में वृद्धि या कमी का कुल व्यय पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, एक जैसा रहता है। और थर्ड अवस्था को भी इसी तरीके से सबका वर्णन करना चाहिए हमें प्रत्येक अवस्था के अनुसार कि पहली अवस्था में क्या होता है कीमत में परिवर्तन का, दूसरी अवस्था में कीमत में परिवर्तन से क्या उसमें चेंज होते हैं, और तृतीय अवस्था में भी इसी तरीके से। तो हमें जब डिस्क्राइब करना हो इस टेबल को तो तीनों पॉइंट लिखेंगे, E ग्रेटर देन 1, E इक्वल 1 और E लेस देन 1। तो इसमें लिखेंगे प्रथम अवस्था को, यानी तीनों अवस्थाओं को हमें डिस्क्राइब करना है। तो प्रथम अवस्था में बताएंगे कीमत में परिवर्तन से कुल व्यय पे और मांग पे क्या इफेक्ट पड़ता है, और इसी प्रकार से द्वितीय अवस्था को बताएंगे कि कीमत में परिवर्तन का जो उस पर कुल व्यय और मांग पे क्या प्रभाव पड़ता है, और इसी प्रकार से तृतीय अवस्था का कीमत में परिवर्तन से कुल व्यय पे जो प्रभाव पड़ता है उसको बताना होता है हमें। तो इस तरीके से इसको डिस्क्राइब भी करना आपको। अब हमें डायग्राम बनाना है जिससे आप समझ पाओगे। सबसे पहले OX OY खींचते हैं, जिसमें एक साइड में हम लिखेंगे कीमत और एक साइड में लिख देंगे कुल व्यय। यहाँ लिखते हैं कीमत, इधर लिख देते हैं कुल व्यय। आप जानते हैं कि कीमत और कुल व्यय में नेगेटिव रिलेशन होता है, ठीक है, एक घटता है दूसरा बढ़ता है। तो वो कंडीशन में हम जानते हैं जब नेगेटिव रिलेशन तो बाएं से दाएं ओर गिरता हुआ वक्र होता है, ठीक है। तो वो कंडीशन किस में थी, वो इकाई से अधिक लोचदार स्थिति, जिसमें कुल व्यय में और कीमत में कैसा रिलेशन था, नेगेटिव, एक घटे दूसरा बढ़े। तो ये डायग्राम क्या बता रहा है, ये E ग्रेटर देन 1 को बता रहा है। स्थिर स्थिति रख लेते हैं, जब कीमत में कमी या वृद्धि का कुल व्यय पे कोई प्रभाव नहीं पड़े, एक जैसा ही है, ठीक है, यानी सीधी लाइन होगी तो वो होगा E इक्वल 1। तो यहाँ लिखेंगे E इक्वल 1, और यहाँ से इस तरीके से नीचे की ओर खींचेंगे, बाएं से दाईं ओर बढ़ता हुआ वक्र क्या बताता है, जब पॉजिटिव रिलेशन होता है किसी दो टॉपिक के बीच में तो ये बाएं से दाईं ओर बढ़ता हुआ वक्र बनता है। तो ये बता रहा है E लेस देन 1 की कंडीशन को। तो ये इस तरीके से इनको हम नाम दे देते हैं, जैसे कि यहाँ P1, इसको R, इसको S नाम देते हैं। यहाँ एक और ले लेते हैं लाइन, इसको K नाम देते हैं, इसको P2 नाम देते हैं, और यहाँ एक और पॉइंट लिख लेते हैं जो बताएगा, इसको P3 नाम देंगे और इसको नाम देंगे L। तो इस तरीके से हमने ये 4 पॉइंट L, R, S और K, हमने ये इतने पॉइंट बनाए हैं। आप देख सकते हैं कि K और S के बीच में पॉजिटिव रिलेशन है, ठीक है। यहाँ P1 और P2 के बीच में ये घट रहा है, तो ये भी यहाँ से नीचे की ओर घट रहा है। यदि P2 से P1 की ओर बढ़े तो ये K से S की तरफ बढ़ता है। यहाँ पे किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं है P और P1 के बीच में, ठीक है। ये अप डाउन हो रहा है लेकिन ये सेम ही है। यहाँ आप देख रहे हैं P से P3 के बीच में क्या कंडीशन है, जैसे ही P से P3 की ओर ऊपर बढ़ते हैं तो पहले R कंडीशन थी, यानी जो कुल व्यय की R थी जो ऊपर की ओर बढ़ रही है, तो इधर दिखाया तो ये नीचे मिला है तो ये नीचे आता है, कम हो जाता है। तो ऑल ओवर आपको इतना ही समझना है इसमें कि जब ये यहाँ से यहाँ तक कंडीशन होती है तो इसमें नेगेटिव रिलेशन होता है, ठीक है, कीमत और कुल व्यय के बीच में नेगेटिव रिलेशन से बाएं से दाएं ओर वक्र गिरेगा। और ये स्थिर वाली कंडीशन है, E इक्वल 1 वाली, E इक्वल 1, ठीक है, लास्ट 3 इक्वल 1 के बराबर है R से S तक। और यहाँ से जब पॉजिटिव रिलेशन होगा तो ये K से S की तरफ बढ़ रही है, पॉजिटिव रिलेशन को दर्शा रहा है। कीमत में परिवर्तन से इधर भी वैसा ही परिवर्तन हो रहा है, कीमत बढ़ी तो ये भी बढ़ा, कीमत घटी तो ये भी घटा, ठीक है। इधर कीमत बढ़ी तो ये घट गया है, ठीक है, और ये कीमत यदि घटती है तो ये इधर बढ़ जाता है। तो इस तरीके से
ये कंडीशंस इसमें दिखाई गई है। तो आप इसी तरीके से केवल डायग्राम बना सकते हैं और इसका डिस्क्राइब भी करना आपको कि OX पे क्या लिखा, OY पे क्या लिखा है, यहाँ से यहाँ तक किसकी कंडीशन, यहाँ से यहाँ बताएंगे। L से R के बीच में E ग्रेटर देन 1 की स्थिति है, RS के बीच में E इक्वल 1 की स्थिति है और S से K के बीच में है जो E लेस देन 1 यानी इकाई से कम लोचदार मांग की स्थिति है। तो इस तरीके से ये हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए धन्यवाद। अपनी वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए।